हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता था, हम पढ़ रहे थे क्लास 9 के सेकंड केमिस्ट्री चैप्टर जिसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसके पहले वाले चैप्टर में, जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, कि हम पढ़ रहे थे कि क्या हमारे आसपास की जो मैटर है वो प्योर है कि नहीं है, और साथ में हम देख रहे थे कि मैटर कितने तरह का होता है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, और साथ ही हमने देखा था कि इसके कितने पार्ट्स हैं। ये टाइप्स हमने पिछले क्लास में भी बता दिया था, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया था। आज की क्लास में बेसिकली हम उसको कैटेगरी वाइज देखेंगे कि क्या क्या है वो, और किस तरीके से उसको एलिमिनेट किया गया, उसको अलग किया गया है। क्या कारण है कि मेटल्स को, अब एलिमेंट्स को भी 3 भागों में जो बांटा गया वो किस आधार पे बांटा गया, क्या कैटेगरीज देखी गई, क्या प्रॉपर्टीज देखी गई, इन सभी को देखेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, तथा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको बताया, अभी बताया कि आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं किसको, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स के बीच में अंतर देखेंगे। साथ में देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। जब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ जाएगा कि इनके बीच में अंतर क्या है, किस बेस पे इनको अलग किया गया, ये सारी चीज़ें। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हम मेटल की ओर। सबसे पहले हम किसकी ओर बढ़ रहे हैं, मेटल यानी कि धातु। आपको पता होगा कि हमारी दुनिया में है कि हमारी दुनिया धातुओं से भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो जिसको धातु के नाम से जाना जाता है। तो ये धातु क्या होते हैं, किसको कहा जाएगा धातु, तो इसको हम समझते हैं। तो धातु जो निकल के आया, मेटल जो वर्ड आया वो कहाँ से आया, सबसे पहले वो जानते हैं। तो मेटल एक ग्रीक वर्ड है। किस तरह का वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड कौन सा था, मेटेलॉन। ग्रीक वर्ड का क्या है, मेटेलॉन। यानी कि मेटल जो वर्ड निकल के आया, ये किस वर्ड से निकल के आया है, मेटेलॉन। और ये मेटेलॉन क्या है, एक ग्रीक भाषा की एक शब्द है जिसका नाम है मेटेलॉन। इस मेटेलॉन से बन गया ये मेटल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं धातु। ठीक है। अब ये मेटल है क्या, किसको कहेंगे मेटल, वो हम समझते हैं। तो अ मेटल इज अ एलिमेंट दैट readily forms positive ion यानी कि कटायन and has metallic bonds। अब देखिए, केमिस्ट्री के अनुसार अगर देखा जाए, ऐसे तो धातु का मतलब होता है वो हर कठोर चीज़ जिसका हम ऑर्नामेंट बना सकते हैं, जिसको पीट के पत्थर बना सकते हैं, जिसमें धातुई चमक पाई जाती है और साथ में जिसमें एक मेटेलिक साउंड पाया जाता है। ये सारी चीज़ें जो भी होंगी वो मेटल कहलाएंगी। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें, अगर हम रसायन शास्त्र के अकॉर्डिंग देखें कि मेटल क्या होता है, धातु क्या होता है, तो मेटल इज ए एलिमेंट। मेटल एक ऐसा तत्व है जो रेडियली फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, यानी कि जब भी वो रिएक्ट करेगा किसी चीज़ से, किसी भी, जैसे किसी भी अगर वो रसायन से रिएक्ट कर रहा है, तो रिएक्ट करने के बाद वो किस तरह का आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। यानी कि वो जो उसके अंदर जो वैलेंसीज है वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। कब, जब वो देने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जब बनता है बॉन्डिंग, है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे सोडियम देने वाला है, क्लोरीन लेने वाला है, तो सोडियम क्या हो गया, एक तरह का धातु हो गया। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव आयन बन रहा है। ठीक है, ये नेगेटिव आयन बना रहा है, तो इसका मतलब क्लोरीन क्या होगा, ये अधातु में आएगा, धातु में नहीं आएगा। तो जितने भी तरह के, जितने भी अगर ये मेटल होंगे, जितने भी मेटल होंगे, उन सभी की ये प्रॉपर्टी है, ये उसका निश्चित है कि वो जब भी अगर मान लीजिए बाउंडिंग बनाएगा किसी तरीके के अलग मेटल्स के साथ, अलग एलिमेंट के साथ, अगर वो बाउंडिंग बना रहा है, तो बाउंडिंग बनाने समय वो क्या करेगा, आयंस लूज करेगा, आयंस देने का काम करेगा, आयंस को बांटेगा। समझ में आई बात। तो जितने भी देने वाले होंगे वो क्या कहलाएंगे, मेटल कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के अंदर कौन है, सोडियम है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो वहाँ कैल्शियम क्या हो जाएगा, दिल लूज कर रहा है तो कैल्शियम हो जाएगा वहाँ धातु। तो इस तरीके से हम धातुओं को पहचान सकते हैं। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यही चीज होता है कि पॉजिटिव आयन जो लूज करेगा वो धातु कहलाएगा।
क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सीधा ये चीज समझ में आ गई। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, धातु है तो उसके कुछ गुण भी होंगे, जैसे भाई इंसान है भाई तो इसके कुछ गुण है ना, जानवर है तो उसके कुछ गुण हैं। वैसे ही हर जीव की, हर चीज की एक उसकी प्रॉपर्टी होती है, एक उसका गुण होता है। ठीक वैसे ही इन धातुओं के अंदर भी कुछ गुण होता है और इन्हीं गुणों के आधार पे एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। तो इन्हीं गुणों के आधार पे, तो वो गुण क्या हैं अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हमको गुण दिख रहा है लस्टर, यानी कि कोई भी अगर धातु है तो उसके अंदर क्या होगा, चमक होगा। लस्टर का मतलब होता है चमक, लस्टर मीन्स चमक। तो कोई भी धातु होगा तो उसके अंदर लस्टर होगी, यानी कि उसके अंदर चमक पाई जाएगी। अब चमक भाई कैसी चमक, आपने सोना पहना है ना, सोना जब हम पहनते हैं उस पर लाइटिंग पड़ती है तो ऑटोमेटिकली आपको देखने के लिए मिलेगा कि उसमें से लाइटिंग निकलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चमक है। उसको थोड़ा सा रगड़िए, जैसे आप कोई अंगूठी लेके जाते हैं किसी सुनार के पास, बोलते हैं भाई इसको हमको बेचना है, तो वो क्या करता है, वो रगड़ने वाला लेगा, उस अंगूठी को रगड़ के देखेगा कि ये सोना है कि नहीं। सोने की ये खासियत है, या सोने की क्या, कोई भी अगर मेटल है तो उसकी खासियत है कि उसे जितना रगड़ोगे वो उतना अधिक चमकेगा, है ना। तो चमक उसकी पहचान होती है, धातुई चमक, हर धातु की अपनी पहचान है। जैसे कॉपर के अंदर, कॉपर का तार आपने देखा होगा, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी चमक होता है। या फिर सिल्वर देखा आपने, चांदी के भी गहने पहनते हैं, उसमें भी क्या होती है, उसकी अपनी चमक होती है। उसी तरीके से जितने भी धातु हैं उनका अपना एक खास चमक होता है। लस्टर के बाद आती है एक और क्वालिटी जिसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। अब मेलिएबिलिटी क्या है भाई, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को पीट के पत्थर बना सकते हैं। जैसे अगर आपने एक ईंट को पीटा, क्या होगा, टूट जाएगा। बेसिकली एक ईंट को अगर हम पीटेंगे, हैमर करेंगे, उस पर जोरदार मतलब एक हैमर मारेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर यही हम कोई लोहा का चीज है उस पे हम मारते हैं तो क्या होता है, वो चपटा हो जाता है ना, थोड़ा सा फैल जाता है। ये क्या है भाई, तो ये गुण सभी में नहीं पाया जाता, ये केवल और केवल धातुओं में पाया जाता है। डक्टाइल का मतलब होता है कि उसको खींच के तार बनाया जा सकता है। जैसे अगर हमारे पास थोड़ा सा लोहा है और अब हम उसको चाहते हैं कि नहीं ये लोहा का काम खत्म हो गया, अब इसको हम कुछ और तरीके से यूज करें, तो क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे। गर्म होने के बाद जैसे ही उसके जो अणु हैं वो मतलब जैसे ही एक्टिव होंगे, उस पर हम हैमर मार के जितना भी पतला उसको करना चाहे कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोहे के तार नहीं बनाए जाते। अगर ऐसा नहीं होता तो लोहे की जो रॉड्स बनाई जा रही हैं वो नहीं बनाई जाती। अगर ऐसा नहीं होता तो लोहे की जो आप इतनी सारी डिज़ाइंस देखते हैं, रेलिंग वगैरह में लगे हुए, दरवाजों में लगे हुए जो लोहे के दरवाजे बनती हैं उसमें भी बहुत सारे डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं। तो ये जो मुड़ने का गुण है, उसके शेप जैसा चाहे वैसा शेप डालने का जो गुण है, उसी को हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। समझ में आई बात? जैसे कि अब देखते हो ना कि लोहा है, लोहा को अगर हम चाहें तो उसको जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं, है ना। एस लिखना हो एस लिख देंगे, एन लिखना हो एन लिख देंगे, जैसा चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। लेकिन अगर यही बात करें कि ऑक्सीजन से एस लिख के दिखाओ हमको, पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक गैस है, अब उससे हम लिखेंगे कैसे क्या, है ना। वो तो ऑलरेडी पूरे जो हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर फैल रखा है, तो उससे कैसे कोई कुछ भी लिख सकता है। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं। मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि उसे जैसा शेप आप देना चाहो वैसे शेप में उसको ढाल सकते हो। जैसे शेप में उसको खींच के पतला बनाना है, तार का रूप देना है, कॉपर का तार बना लीजिए, लोहे का तार बना लीजिए। अब जो इतने गोल्डन जो रिंग्स पहनते हैं हम लोग, सोने के चांदी के जो जेवर पहनते हैं, क्या ये बनाए जाते अगर इसको पीट के पतला पतला तार जैसा नहीं बनाया जाता? तो ये जो एक से एक डिज़ाइंस हम देखते हैं, सोने की अंगूठियों के, झुमकों के और जितने भी ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, इन सभी में डिज़ाइंस किस वजह से बन रही है? बिकॉज ऑफ मेलिएबिलिटी।
क्योंकि इसको किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, किसी भी तरीके के किसी भी रूप में उनको बदला जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, यानी कि उनके शेप को बदला जा सकता है किसी भी तरीके से। अब तीसरी बात है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या मतलब होता है? संवहन, संवहन होता है। हाँ, कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक करंट हो जाए, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी या थर्मो कंडक्टिविटी। अब ये क्या चीजें हैं? इलेक्ट्रिक को अगर पास आउट कर रहा है, कंडक्टर है इलेक्ट्रिक का, यानी कि सुचालक है। सुचालक और कुचालक अगर हिंदी में कहें तो सुचालक और कुचालक होता है। कुचालक जो कंडक्टिविटी का काम नहीं कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं कर रहा है, और कंडक्टर हम उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली को प्रवाहित करने का काम कर रहा है। तो ये जितने भी मेटल्स होते हैं इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर कॉपर का तार में एक तरफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो वो उसको कैरी करके दूसरे साइड तक पहुंचा देगा। जैसे मान लीजिए कि ये तार जो है, ये तार है बीच से कट गया, ठीक है, ये तार अगर बीच से कट गया, अब मेरे पास इतना तार नहीं है, हम जोड़ें कहाँ से? तब हम क्या कर सकते हैं, लोहे की तार यहाँ पे अगर हम लगा देते हैं इधर से इधर, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ क्रॉस कर जाएगी, पास कर जाएगी। लेकिन अगर लकड़ी जोड़ दे तब पास होगा? नहीं होगा। इसको जोड़ दें हम, इस तरफ से इसको लगा दें, इस तरफ से इसको लगा देंगे, बोलेंगे बेटा अब मेरा बल्ब जल जा, जलेगा? नहीं जल सकता। लेकिन अगर यही हम लोहे की तार लगा दें, कॉपर की तार लगा दें, या सोने की तार लगा दें, या चांदी की तार लगा दें, या जितने भी तरह के धातु हैं इनमें से किसी को भी अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक को प्रवाहित करने का काम करेगा, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह उसको प्रवाहित करने का काम करेगा। दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो पावर को भी वो करता है। मतलब कि अगर आपने कभी देखा है, अगर आपने गांव इलाके में जब हम छोटे हुआ करते थे तो मकई का जो भुट्टा आता है उसको हम लोग आग में पकाया करते थे। तो जब मकई को आग में पकाते थे तो चूंकि उसको अब आग में डालेंगे कैसे, तो पापा एक बड़ा सा एक लोहे का छड़ रखे थे, उसके अंदर पहले उसको घुसा देते थे और फिर उसको हम आग पे ऐसे ऐसे पलट पलट के उसको पकाते थे। लेकिन होता क्या था कि जब आग तेज होता था तो फिर वो जलना स्टार्ट हो जाता था, वो लोहे का रड जो है वो गर्म हो जाता था और धीरे धीरे जलना स्टार्ट हो जाता था। यानी कि आग लग रहा है यहाँ पे उस भुट्टे के पास जहाँ पे भुट्टा है, और हम पकड़े कहाँ हैं उसको, दूसरे सिरे पे, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी गर्मी फील हो रही है, जल रहा है हमारा हाथ। क्यों? क्योंकि थर्मो का, यानी कि जो थर्मो का मतलब होता है उष्मा, है ना, उष्मा का भी सुचालक होता है। ये कुछ जितने भी धातु हैं वो क्या करेंगे, उष्मा को भी सुचालक होते हैं कि एक तरफ आप उसको गर्म करो तो दूसरी तरफ से गर्म हो जाएगा। लेकिन जो अधातु होते हैं, अधातु क्या करेंगे, ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर आप एक सिरा गर्म करते रहिए, पिछला सिरा पकड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लकड़ी का, अगर लकड़ी का एक सिरा जल रहा है तो दूसरा सिरा पकड़ने से कोई प्रॉब्लम होती है क्या? नहीं होती है ना। तो उसी तरीके से ये कंडक्टिविटी केवल इलेक्ट्रिसिटी के लिए नहीं होती, थर्मो के लिए भी होती है, यानी कि थर्मल पावर यानी उष्मा का भी सुचालक होता है और साथ ही बिजली का भी सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी सुचालक होता है। तो कंडक्टर होता है, सुचालक का मतलब कंडक्टर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंडक्टिविटी का काम करता है। ठीक है, कौन करता है? मेटल करेगा, नॉन मेटल नहीं करेगा। अब आया हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ऐसा नहीं है भाई कि सोना को हम आग में रखें तो पिघल जाए, ऐसा होता है? बर्फ को अगर हम ऐसे ही रख देते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे तो वो क्या होता है, पिघल जाता है। लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं ये सारे के सारे इनके जो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि उसका द्रव्यनांक, द्रव्यनांक का मतलब जहां से वो पिघलना स्टार्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है द्रव्यनांक, यानी कि जहां से वो पिघलना, वह टेम्परेचर जहां से वो पिघलना स्टार्ट करता है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। सोना को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत है। लोहा है, उसको भी देखते हो कि आप आग की भट्टी में बहुत देर तक उसको रखाना पड़ता है, फिर उसके बाद वो लाल होता है, फिर उसको जैसा चाहें आप शेप दे सकते हैं, पीट पीट के। तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो ये पिघलता नहीं है जल्दी, है ना। तो पिघलने का नहीं का कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होती है वो काफ़ी
हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, और उसी के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जल्दी ये पिघलता नहीं है, ये ठोस रूप में ही हमारी धरती पे पाया जाता है। अब रिएक्टिविटी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब भी ये रिएक्ट करेंगे किसी अदर केमिकल से, तब वहां पे क्या होगा कि ये पॉजिटिव आयन लूज करेंगे। ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कई प्रॉपर्टीज देख ली, किसकी, धातु की, मेटल की। क्या क्या देखा, उसमें लस्टर होगा, धातुई चमक होगा, मेलिएबिलिटी यानी कि उसको पीट के पत्थर बनाया जा सकता है, कंडक्टिविटी वो उष्मा और विद्युत का सुचालक होगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी कि उसका द्रव्यनांक जो होगा वो काफी ज्यादा होगा, उच्च होगा। रिएक्टिविटी का मतलब है कि ये जब भी रिएक्ट करेगा किसी अदर केमिकल से या किसी अदर एलिमेंट से, तब वो क्या करेगा कि पॉजिटिव आयन को लूज करेगा, मतलब आयंस को देने वाला होगा। क्लियर। अब इसके अलावा एक और चीज होती है कि मेटेलिक साउंड पाया जाता है। अब जैसे सोने के गहने आपने पहन रखे हैं, तो उसको थोड़ा सा दूसरे सोने के गहने से आप उसको बजाइए, तो बजाने के बाद एक अलग सा साउंड मिलेगा, है ना। या फिर लोहे को लोहे से बजाइए तो एक अलग तरह का साउंड मिलता है। तो हर एक मेटल जो है ना, उसका एक अलग तरह का मेटेलिक साउंड होता है। समझ में आया। तो मेटेलिक साउंड इसलिए मैंने और नेचुरली वो बुक्स में भी नहीं दिया जाता, क्योंकि नन मेटल के अंदर भी इस तरह के साउंड पाए जाते हैं। जैसे ये दोनों, ये तो प्लास्टिक है लेकिन फिर भी इसको बजा रहे हैं तो साउंड आ रहा है ना। तो बिकॉज ऑफ इसके चलते ज्यादा नहीं बोला जाता, लेकिन एक मेटेलिक साउंड यानी कि एक टन टाइप का आवाज आएगा। जैसे घंटी जो बनी होती है हमारे स्कूल की, वो किसकी बनी होती है, लोहे की होती है ना। तो लोहे की घंटी क्यों रखा जाता है भाई, क्योंकि उसकी टन से जो आवाज आएगी वो काफी दूर तक जाती है, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो काफी ज्यादा दूर तक जाती है। इसीलिए स्कूल्स में घंटी जो बनाई जाती है, स्कूल्स के अंदर ही नहीं, आपके मंदिरों के अंदर जो घंटी बनाई जाती है, या स्कूल्स के अंदर जो घंटी बनाई जाती है, या फिर रिंग जो बेल रिंग होता है, डोर बेल जो लगाते हैं, उसकी घंटी भी जो बनाई जाती है, ये सारी की सारी किसकी बनाई जाती है, कोई ना कोई मेटल का यूज किया जाएगा। क्लियर है। अब देखिए मेटल का ये सारे मेटल हैं। अब इसमें कुछ मेटल जो हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो बहुत जल्दी किसी से रिएक्ट कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते। जैसे आयरन के अंदर आपका क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, लेकिन कभी सोने में जंग लगता हुआ सुना है आपने? ऐसा होता है क्या? नहीं। सिल्वर के अंदर जंग लगता हुआ सुना है आपने? कॉपर के अंदर जंग लगता सुना है? नहीं। तो इनमें ऐसा नहीं कि नहीं लगता, रिएक्शन करते हैं, लेकिन उनके लिए एक स्पेशल परिस्थितियां जब डेवलप की जाएंगी तब ये रिएक्ट करेंगे। तो ये मैंने चार्ट दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये चार्ट जो है इधर से मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव यानी कि बहुत जल्दी ये किसी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जैसे जैसे ये चार्ट नीचे की ओर आया है ये लेस रिएक्टिव की ओर जा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे प्लैटिनियम जो है ये किसी के साथ भी जल्दी रिएक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। पोटेशियम सबसे जल्दी कर लेता है, सोडियम उससे थोड़ा लो है लेकिन करता है जल्दी। उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, सीसा यानी लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनियम। तो इन सभी के अंदर रिएक्टिविटी की जो एक चार्ट है, इसको याद रखिएगा कि इसी तरीके से उसको याद किया जाता है कि अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु कौन सा है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच मेटल इज मोर रिएक्टिव देन अदर ऑल मेटल्स, तो वहां पे मेरा आंसर क्या होगा, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, KMnO4 बना लेता है, KOH बना लेता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है ये। और उसके बाद सोडियम वगैरह तो आप जानते ही हैं कि किस तरीके से रिएक्शन करता है। और सबसे कम कभी प्लैटिनियम का कहीं पे आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा देखने के लिए, बिकॉज ऑफ कि ये बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ना के बराबर ये करना नहीं चाहते, कोढ़िया होते हैं एक नंबर के, है ना। तो आपके चांदी के अंदर कोई जंग वंग नहीं लगता या किसी के साथ रिएक्शन नहीं होता, उसका रीजन यही है कि ये भी कोढ़िया है, लेकिन इन दोनों से थोड़ा सा ऊपर वाला एरिया में आता है।
सोना भी एक नंबर का कोढ़िया, और सबसे ज्यादा कोढ़िया कौन है? प्लैटिनम। ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। बेटा हमको शांति से रहने दो, हमको किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, किसी से दोस्ती नहीं करनी। समझ में आई बात? अब देखिए इन्हीं धातुओं को मिला के, कई बार इन धातुओं को मिला के कुछ एलॉयज बनाए जाते हैं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं उपधातु और मिश्र धातु के अंदर, मेटालॉइड्स और एलॉयज के अंदर। तो एलॉयज बेटा ध्यान रखने वाली बात है कि जब दो मेटल्स को आपस में मिला के कुछ नया चीज बना दिया जाता है तो उसको हम एलॉय बोलते हैं। क्लियर? एलॉय किसको कहेंगे? मिश्र धातु। मिश्र का मतलब मिला दिया गया। मिश्र मतलब मिला दिया, मिश्रण बोलते हो ना भाई, तो मिश्र मतलब मिला दिया गया। किसको मिला दिया गया? तो आगे क्या लिखा हुआ है? धातुओं को। तो जब धातुओं को मिला दिया गया और उससे एक नई चीज बना ली गई, दैट इज कॉल्ड मिश्र धातु। क्लियर? अब देखिए कॉपर और जिंक को अगर मिला दें तो तांबा बन जाएगा। समझ में आया? जिसको हम बोलते हैं ब्रास। ठीक है, कॉपर और टीन को मिला देंगे तो यहाँ पे, सॉरी तांबा इसको बोलते हैं, ब्रॉन्ज का मतलब होता है तांबा। जो आप बोलते हो ना कि तांबे के बर्तन, तो ये तांबा जो है ब्रॉन्ज को बोलते हैं। ब्रास का मतलब होता है पीतल। ब्रास मीन्स पीतल। तो पीतल बनाने के लिए क्या क्या यूज होगा? कॉपर और जिंक का। कॉपर कोई धातु नहीं है, सॉरी पीतल कोई धातु नहीं है। पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं लेकिन पीतल कोई धातु नहीं है। वो क्या है? मिश्र धातु है, एलॉय है ना? क्यों? क्योंकि उसमें कॉपर और जिंक दोनों को जब एक स्पेशल रेशियो के अंदर मिलाया जाता है तो ब्रास का निर्माण होता है। उसी तरीके कॉपर और टीन को जब मिलाएंगे, एसन का मतलब टीन, एसन जो है टीन का स्मॉल रूप है, सांकेतिक नाम है। तो कॉपर और टीन को जब मिलाएंगे तब तांबे का निर्माण होता है। तांबे के बर्तन भी बहुत शुद्ध माने जाते हैं। हमारे पुराने जमाने में तांबे के बर्तन में ही खाना बनाया जाता था। आज भी जो हमारा बिहार का छठ पूजा मनाया जाता है तब वहाँ पे हम तांबे के बर्तन में ही या पीतल के बर्तन में ही खाने को बनाते हैं। स्टील और जो हम आज के फाइबर्स वगैरह जो यूज़ करते हैं या फिर जो नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, इसका यूज़ उस पर्व में नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ, क्योंकि पीतल और तांबे के बर्तन में कॉपर का भी गुण मिल रहा है, जिंक का भी गुण मिल रहा है, जो हमारे बॉडी के अंदर मिनरल्स की पूर्ति करती है ना? आप खाते हो ना, कॉपर खा रहे हो, जिंक खा रहे हो, फेरस खा रहे हो, लोहा खा रहे हो ना आयरन के रूप में, पालक खा रहे हो तो उससे आयरन मिल रहा है। तो बहुत सारे मिनरल्स हम खा रहे हैं, अलग से लेके खाते हैं। लेकिन अगर हम कॉपर और जिंक वाले यानी कि पीतल के बर्तन में खाना खा लेते हैं तो डायरेक्टली हमको कॉपर मिल जाएगा और जिंक मिल जाएगा उनसे, है ना? तो इसलिए ये पुराने ज़माने में हमारे जो इंडियन कल्चर थी वहाँ पे इस तरह के खाने बनाए जाते थे, खाए जाते थे। चलिए, तो इस तरीके से आज की क्लास में मेटल पढ़ा हमने। क्लास हो रही है लंबी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, आज की क्लास में हमने मेटल पूरी तरीके से देख लिया। बेसिकली नॉन मेटल भी कुछ नहीं है, अगर इसमें लस्टर पाई जा रही है उसमें नहीं पाई जाएगी। यहाँ पे मेटेबिलिटी का गुण पाया जा रहा है, वहाँ नहीं पाया जाएगा। यहाँ कंडक्टर है तो वहाँ नॉन कंडक्टर हो जाएगा। यहाँ हाई मेटेलिक पॉइंट है तो वहाँ पे लो मेटेलिक पॉइंट तो होता ही नहीं है। बात करें सीधा, मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या, वो ऑलरेडी कई तो उसमें गैसेस भरे हुए हैं, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, वैसे बहुत सारे गैसेस भरे हुए हैं, तो उसको मेल्ट करने की जरूरत ही नहीं है ना? वो ऑलरेडी गैसेस के रूप में है। तो मेल्टिंग पॉइंट से कोई रिश्ता नाता, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है उसकी, है ना? तो ये चीजें हैं, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है वो। तो कल हम पढ़ेंगे बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके बाद मेटलॉइड्स को देख लेंगे। तो डिफरेंस हम समझ लेंगे। आज की क्लास में हमने मेटल को समझ लिया, मेटल से जुड़े जितनी भी पॉइंट्स थी उसको कवर अप कर लिया। कल की क्लास में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है? साथ में मेटलॉइड को भी समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारी वीडियोस ऐसे ही आप देखते रहिए। अगर पसंद आ रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग से क्या होगा कि जो मेरी नॉलेज है या फिर जो हम आप तक जो चीज़ें पहुंचाना चाहते हैं वो यहीं से आपको मिलेगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्या कहूँ, बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।